दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे ही होंगे। सीक्रेट घर जमाई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर भी स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। चलिए, आज के सीक्रेट घर जमाई के 63वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर ने एंटीक स्टोर से पायल के लिए गिफ्ट खरीदा और घर चला गया था। वहीं उधर पायल भी समर की याद में रो रही थी। उधर अनुराग को भी सागर की मौत का पता चल गया था और उसने समर से बदला लेने की कसम खा ली थी। अगले दिन सुबह समर और कियारा भारद्वाज परिवार के हेड से मिलने गए। वहां हेड जीवन भारद्वाज समर और कियारा को बहुत इंतजार करवाने के बाद आता है, जिससे समर और कियारा की बहुत इंसल्ट हुई। जीवन भारद्वाज 6 फीट से ज्यादा का लंबा एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका गठीला शरीर, चौकोर चेहरा, बोहे मोही थी। देखने में तो उसका भाई दमन भी उसके जैसा ही था, बस उससे थोड़ा पतला था। भारद्वाज परिवार एक मार्शल आर्ट परिवार था, इसलिए सभी ने छोटे ही उम्र में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। सभी के सभी बहुत पावरफुल और हट्टे कट्टे थे। समर का कजिन भाई अजीत भारद्वाज भी देखने में पावरफुल लग रहा था। उनमें से सिर्फ तानिया ही खूबसूरत और नाजुक थी। जीवन को अंदर आता देखकर बलवंत मुस्कुराया और उसका नाम लेते हुए बोला, जीवन, तुम खुद को क्या समझते हो? समर कब का यहाँ पहुंच चुका है और तुमने उसे इतनी देर तक इंतजार करवाया, क्यों? जीवन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बलवंत चाचा, मैंने आपको बताया तो था कंपनी का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। हालांकि वो गुस्से में था, फिर भी बलवंत को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बलवंत को गुस्सा करने की सोच भी कैसे सकता था। बलवंत ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है? तुम कहाँ बिजी थे? हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो जीवन को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रहा था। उसकी बात सुनकर जीवन को थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए टॉपिक चेंज करने के लिए कहा, समर, बलवंत चाचा, मैं सच में थोड़ा बिजी था, इसलिए मुझे देर हो गई। प्लीज इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। जीवन की बात सुनकर समर असंतुष्ट हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा, जीवन चाचू, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस आपको अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। परसों कियारा और मैं इंदौर में शादी कर रहे हैं, जिसका हमने सन एंड मून होटल में एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। आप लोगों को उसमें जरूर आना है। उसकी बात सुनकर जीवन चौंक गया। उसने चौंकते हुए मन ही मन कहा, क्या? शादी का इनविटेशन? मतलब तुम यहाँ अपनी सीट वापस लेने के लिए नहीं आए? ये सोचते हुए उन्होंने राहत की सांस ली। असल में वो इसलिए चिंतित था क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि समर अपनी हेड की पोस्ट वापस लेने के लिए आ गया था। आखिरकार परिवार के बटलर वरवंत और कुछ लोगों की तरह वो सभी थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज के बेटे समर भारद्वाज के परिवार का हेड बनने के स्पोर्ट में थे। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि समर शादी का इनविटेशन कार्ड देने आया है। अब जब समर अपनी हेड पोस्ट के लिए वापस नहीं आया था, इसलिए जीवन निश्चिंत हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ समर, मैं खुद तुम्हारी शादी में आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। जीवन का जवाब सुनकर समर ने बस सिर हिला दिया। उसका इनविटेशन कार्ड देने के आने का एक बस फॉर्मेलिटी थी। आखिरकार वह भारद्वाज परिवार का ही एक मेंबर था। जीवन सचमुच शादी में आएगा या नहीं, इससे उसे कोई परवाह नहीं थी। वहीं समर की घमंडी आंखें देखकर अजीत नाराज हो गया। उसे समर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, समर, मेरे पापा भारद्वाज परिवार के हेड होते हुए भी तुम्हारी शादी में आ रहे हैं। तुम्हें तो उन्हें थैंक यू कहना चाहिए और तुम ऊपर से घमंड कर रहे हो। ये कहते हुए अजीत ने ठंडे स्वर में कहा, समर भाई, अपना बिहेवियर देखो। तुम्हें पापा को अपनी शादी के आने के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। जरा शिष्टाचार दिखाओ ब्रो। उसकी बात सुनते ही समर की भौहें तन गई। उसने अजीत को घूरते हुए कहा, छोटे भाई, मुझे लगता है तुम कुछ गलत कह रहे हो। अगर मुझ में जरा भी शिष्टाचार नहीं होता तो मैं तुम लोगों को शादी में इनवाइट करने के लिए यहाँ नहीं आता। लेकिन तुम लोगों ने मुझे
घंटों इंतजार करवाया। मुझे लगता है कि तुम लोगों में ही कोई शिष्टाचार नहीं है। समर की बात सुनकर अजीत भी चुप रह गया था। उनके बोलने की स्किल से अजीत के साथ बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती थी, और वो इस मामले में समर के लेवल का तो बिल्कुल नहीं था। अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रो, बहुत समय बाद मिले हैं, और मैं देख सकता हूं कि तुम अब जबान भी अच्छी तरह चला लेते हो। लेकिन तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स का क्या? क्या वो कुछ इम्प्रूव हुई या नहीं? भारद्वाज परिवार वही मार्शल आर्ट परिवार था जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी ताकत थी। अजीत अपने कजिन भाई की ताकत को परखना चाहता था। आखिरकार थर्ड मास्टर नरेंद्र दिल्ली के टॉप लेवल के फाइटर थे। अजीत के पापा भी उनसे हार गए थे। अगर वो थर्ड मास्टर के बेटे को हरा देता तो इसका मतलब होता कि उसके पापा का उसने बदला ले लिया। तब अजीत ने समर से बहस करते हुए देखकर बलवंत ने उन दोनों को बीच में बोलते हुए कहा, बहस बंद करो। तुम सब भारद्वाज परिवार की थर्ड जनरेशन हो। अगर तुम लोगों को लड़ना है तो दिल्ली यंग मास्टर्स बैंकेट में जाकर लड़ो। दिल्ली यंग मास्टर्स बैंकेट्स का नाम सुनते ही अजीत की आंखें चमक उठी। उसने समर से कहा, ब्रो, तुम दिल्ली वापस आ ही गए हो, तो आज रात बहुत सारे लोग दिल्ली यंग मास्टर्स बैंकेट में आ रहे हैं, जिनमें तुम्हारे क्लासमेट्स भी शामिल होंगे। क्या तुम वहां जाना चाहोगे? समर ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे इन यंग मास्टर्स को जमावड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अजीत उसकी बात सुनकर नाराज हो गया, फिर भी बोला, क्या हुआ? क्या तुम्हें यकीन है? आज रात वहां बहुत सारे लोग आ रहे हैं। चौहान परिवार के नंबर 1 यंग मास्टर अनुराग, भाटिया परिवार के यंग मास्टर चेतन, कपूर परिवार की यंग मिस्ट्रेस पायल भी। अजीत की बात सुनकर समर के होश उड़ गए। पायल का नाम सुनते ही समर की आंखों में खुशी भर गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी खुशी को छुपा लिया क्योंकि कियारा उसके बगल में बैठी थी। वही अपनी खुशी जाहिर करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, वरना कियारा उसे गुस्सा हो जाती। उसने अभी अभी पायल के लिए एक एम्बर पेंडेंट खरीदा था। समर ने पायल को कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा था। जाहिर है पायल ने अपना नंबर बदल लिया होगा। वो नहीं चाहती थी कि समर उसके पीछे आए। असल में समर इस यंग मास्टर बैंकेट में नहीं जाना चाहता था, लेकिन पायल का नाम सुनकर वो वहां जाने के लिए तैयार हो गया था। समर ने शांति से कहा, ठीक है छोटे भाई, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बचपन के दोस्तों से बहुत सालों से नहीं मिला हूँ। शायद मुझे आज उनसे मिलना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर अजीत चौंक गया। उसने हैरान होते हुए कहा, इसका मतलब तुम यंग मास्टर बैंकेट में आ रहे हो? उसकी बात कुछ देर पहले ही समर ने उसका इनविटेशन अस्वीकार किया था, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि बैंकेट में आने वालों को का नाम सुनते ही वो जाने के लिए तैयार क्यों हो गया। अजीत अकेला उलझन में नहीं था, कियारा भी उलझन में थी। उसे लगा कि समर के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया। वहीं सबकी उलझन भरी निगाहों का सामना करते हुए समर ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मैं भारद्वाज परिवार का हिस्सा हूँ। जाहिर है मुझे वहां जाना ही चाहिए। मैं अपने बचपन के क्लासमेट्स से भी मिलना चाहता हूँ। अजीत ने कहा, ठीक है ब्रो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन बैंकेट में जो भी जाएगा उसे यंग मास्टर्स मार्शल आर्ट कंपटीशन में शामिल होना पड़ेगा। क्या तुम सच में फाइट करना चाहते हो? समर ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, यंग मास्टर्स मार्शल आर्ट कंपटीशन, ये है क्या? इसके बारे में मुझे कुछ बताओ। अजीत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ब्रो, बात सीधी सी है। बैंकेट में आने वाला हर परिवार का यंग मास्टर्स रिंग में उतरेगा और फाइट के लिए लोगों को सिलेक्ट करेगा। जो उस कंपटीशन का विनर होगा उसे नंबर 1 यंग मास्टर घोषित कर दिया जाएगा। पिछले साल का विनर चौहान परिवार का यंग मास्टर अनुराग चौहान था। समर ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, वही अनुराग जिसे मैंने बचपन में पीटा था? अजीत ने हाथ हिलाते हुए कहा, ब्रो, वो तो पहले की बात है। तब अनुराग बहुत कमजोर था, पावरफुल हो चुका है। अनुराग बहुत पावरफुल था। पिछले साल यंग मास्टर बैंकेट में उसने सबको हरा दिया था, लेकिन समर ने उसे तब हराया था जब वो छोटे थे। समर जानता था कि अजीत क्या सोच रहा है, लेकिन वो कुछ भी समझाने के मूड में नहीं था।
इसलिए समर ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, छोड़े भाई, तुम मुझे ये बताओ कि बैंकेट कब शुरू होगा। अजीत ने कहा, आज रात 7 बजे ब्रो, हम साथ चलेंगे। समर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा मुझे एक बात और बताओ, क्या कियारा भी मेरे साथ वहां जा सकती है। अजीत ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ब्रो, सिर्फ दिल्ली के यंग मास्टर्स और मिस्ट्रेस इस बैंकेट में शामिल हो सकते हैं, वरना इसका नाम दिल्ली का यंग मास्टर बैंकेट नहीं होता ना। उसकी बात सुनते ही समर का चेहरा उदास हो गया। सच कहूं तो वो कियारा को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन इस पार्टी में सिर्फ दिल्ली के लोगों को जाने की इजाजत थी। वहीं भारद्वाज परिवार का मेंबर होने के नाते वो तो आ सकता था, लेकिन कियारा इंदौर की थी। कियारा ने समर के विचारों को समझते हुए कहा, हनी आप जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहीं रहूंगी और बलवंत दादाजी से बातें करूंगी। समर ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू हनी, बैंकेट खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। समर भारद्वाज परिवार में बलवंत दादा के साथ सबसे करीबी था। कियारा का बलवंत दादा के साथ रहना बेहद सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बलवंत दादा दिल्ली के सबसे शक्तिशाली लोग में से एक थे। इवेंट में अभी 3 घंटे बाकी थे, इसीलिए समर ने भारद्वाज परिवार में थोड़ा आराम करने का फैसला किया और कियारा के साथ वहीं पर रुक गया। इसी वक्त उधर उधर चौहान परिवार के विला में अनुराग एक तलवार पकड़े हुए हमेशा की तरह प्रैक्टिस कर रहा था। हर वार के साथ वो एक बवंडर जैसा बन जाता, सामने वाले तख्ते को काट देता। थोड़ी ही देर में सामने लगे सभी 100 लकड़ी के तख्ते अनुराग ने काट दिए। फिर भी उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा, अनुराग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस बार भी नंबर 1 मास्टर बनोगे। यह आदमी बहुत हट्टा कट्टा था। उसके शरीर से एक मजबूत व्यक्तित्व निकल रहा था। यह आदमी चौहान परिवार का हेड पवन चौहान था, अनुराग का पिता। अनुराग ने अपनी तलवार हाथ में लेकर अहंकार के साथ कहा, पापा आप जिंदा मत कीजिए, इस साल के कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा, फिर से नंबर 1 यंग मास्टर का खिताब जीतूंगा। इसी समय उधर भाटिया परिवार में भी इस बारे में बातें हो रही थी। दिल्ली के टॉप 4 परिवारों में से एक भाटिया परिवार बेहद शक्तिशाली भी था। उनके विला में भी एक आदमी नंगे मुट्ठियों से चट्टानों पर वार कर रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि युवक के हाथ तो ठीक थे, लेकिन चट्टानें टूटी हुई थी। ये युवक कोई और नहीं बल्कि चेतन भाटिया था। एक दुबले पतले आदमी ने चेतन से कहा, चेतन, पिछले साल के भोज में तुम अनुराग से हार गए थे, क्या तुम इस साल उसे हरा पाओगे। हालांकि वो आदमी दुबला पतला था, उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। वो साधारण आदमी बिल्कुल भी नहीं था। वो भाटिया परिवार का हेड हरविंदर भाटिया था, चेतन का पिता। चेतन ने एक और पत्थर पर पंच मारकर उसे तोड़ने के बाद ठंडे स्वर में कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं अनुराग को हरा दूंगा। मैं पिछले साल की तरह इस बार शर्मिंदा नहीं आपको करूंगा। हरविंदर ने उसे समझाते हुए कहा, चेतन, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुना है अनुराग ने अपनी व्हर्लविंड ब्लेड तकनीक में महारत हासिल कर ली है। इस बार तुम्हें पहले से ज्यादा सावधान होना पड़ेगा। हरविंदर की बात सुनकर चेतन की भौहें तन गई, लेकिन फिर भी उसने कहा, पापा मैंने कहा ना, चिंता मत कीजिए। भले ही उसने कोई भी तकनीक में हासिल महारत कर ली हो, लेकिन मैं भी अपनी कोल्ड ब्लड फिस्ट में महारत हासिल कर चुका हूं। उसकी बात सुनकर हरविंदर की आंखें आश्चर्य से भर गई। उसने हैरान होते हुए कहा, चेतन, क्या तुमने तुमने हमारे परिवार की तकनीक फेस्ट ऑफ कोल्ड ब्लड सीख ली। चेतन ने भाव शून्य होकर कहा, हाँ पापा, मैंने फेस्ट ऑफ कोल्ड ब्लड तकनीक सीख ली है। अपने पिता के सामने उसके चेहरे के भाव बिल्कुल स्थिर थे। उसकी बात सुनकर हरविंदर खुशी से भर गया। अगर उसके बेटे ने फिस्ट ऑफ कोल्ड ब्लड तकनीक सीख ली थी, तो इस साल का कंपटीशन जीतने का उसका अच्छा मौका था। वहीं दूसरी तरफ कपूर परिवार के विला में पायल अपने कमरे में बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसका चेहरा देखकर कोई भी चिंतित हो सकता था।
पहले वो नाजुक चेहरे और बर्फ जैसी त्वचा वाली एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी त्वचा अब पीली पड़ चुकी थी। जब वो दिल्ली आई थी, उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। कभी बाहर नहीं जाती थी, कपूर परिवार के मेंबर से भी नहीं मिलती थी, न ही अपने पिता से, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसे अनुराग से शादी करने के लिए मजबूर किया था, जिसे वो पसंद नहीं करती थी। समर को याद करके उसकी आंखें फिर से भर गई। जब भी पायल उसके बारे में सोचती, उसके आंसू खुद ब खुद निकल जाते। जब कोई लड़की किसी लड़के से सच्चा प्यार करती है, तभी उसके दिल में प्यार का दर्द होता है। प्रिंस ऑफ रोमन अरिजीत का गाना सुनकर हमारी अधूरी कहानी, और वो उसकी आंखें और भी भर गई। वो इस परिवार से भाग जाना चाहती थी, पर वो कपूर खानदान की प्रिंसेस थी और एक पिंजरे में बंद पंछी, इसलिए वो भाग नहीं सकती थी। वो जानती थी कि जैसे वो परिवार छोड़ेगी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तभी इतनी ही देर में वहां कल्याणी आई और उसने कहा, पायल बेटा, तुम फिर से क्यों रो रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि रोना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कल्याणी कमरे में आई और देखा कि उसकी बेटी रो रही है। ये देखकर उसका दिल बड़ा दुखी हुआ। उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन वो कपूर खानदान की मालकिन थी। उसे परिवार के हित के बारे में भी सोचना था। परिवार के हित के आगे वो अपनी बेटी की बलि ही दे सकती थी। पायल ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मोम, आप यहाँ क्या करने आई हो? पायल अपनी माँ से निराश थी, हालांकि कल्याणी उसकी परवाह करती थी। कल्याणी ने कहा, पायल बेटा, क्या तुम भूल गई आज रात 7:30 बजे दिल्ली यंग मास्टर बैंकेट है? तुम्हें वहां भी जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कपूर खानदान की प्रिंसेस हो। उसने पायल को सुबह भी इस जरूरी बात के बारे में बता दिया था, लेकिन वो भूल गई थी। इससे कल्याणी गुस्सा हो गई। वो कमीना समर, जिसकी वजह से ही उसकी बेटी दिन भर रोती रही। भारद्वाज परिवार के सभी मर्द बहुत बुरे हैं। पहले भारद्वाज परिवार का थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज उसे नहीं चाहता था। अब उसका बेटा उसकी बेटी को दुखी कर रहा था। कल्याणी बहुत नाराज हो गई थी। उसे भारद्वाज परिवार के मर्दों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी बात सुनकर पायल का मूड खराब हो गया। उसे स्वाभाविक रूप से यंग मास्टर्स के बारे में पता था। दिल्ली के सभी बड़े घरानों के यंग मास्टर वहां होंगे। ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें पूरी यंग पीढ़ी मौजूद होने वाली थी। हालांकि इवेंट में बहुत रौनक होगी, लेकिन पायल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। पायल ने सिर हिलाकर जाने से मना करते हुए कहा, मोम, मैं इस इवेंट में नहीं जाना चाहती। कल्याणी ने उसे समझाते हुए कहा, पायल, तुम्हारा मंगेतर अनुराग भी इस इवेंट में आने वाला है, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। अनुराग की बात सुनकर तो पायल की आंखों में और भी जलन आ गई। और शुरू से ही इवेंट में शामिल नहीं होना चाहती थी, और अब अनुराग को सुनकर तो वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। उसका मूड बिल्कुल खराब हो गया था। पायल ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को मना करते हुए कहा, मॉम, मुझे अनुराग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आज रात इवेंट में नहीं जाऊंगी। पायल अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी माँ क्या सोच रही है। वो चाहती थी कि वो इवेंट में जाए ताकि वो अपने मंगेतर से मिल सके। वो चाहती थी कि वो लोग आपस में बातचीत कर सके, अपने रिश्ते को अच्छा बना सके। असल में पायल अनुराग से नफरत करती थी। वो उसकी मंगेतर बनने की भी बात कैसे सोच सकती थी, और ये सब उसकी बिना मर्जी के हुआ था। कल्याणी की भौहें तन गई, उसकी आंखें असंतोष से भर गई। अनुराग ने कपूर परिवार से कहा था कि वो आज रात इवेंट में पायल पर से मिलना चाहता है, इसलिए पायल को वहां जाना ही पड़ेगा। इसलिए कल्याणी ने उसे धमकाते हुए कहा, पायल, अगर आज रात तुम वहां नहीं जाओगी, तो मैं तुम्हारे और समर के रिश्ते के बारे में तुम्हारे पापा को बता दूंगी, और तुम्हें इसके परिणाम तो पता ही है। मॉम, मॉम, मुझे मजबूर मत कीजिए। पायल बस इतना कह पाई। कल्याणी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पायल, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही बेटा। मैं बस चाहती हूँ कि तुम आज रात इवेंट में चली जाओ। अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी तुम वहां क्यों नहीं गई, किसको याद करके रोती रहती हो। फिर देखना, तुम्हारे पापा जरूर समर को मारने के लिए किसी को भेज देंगे। पायल ने आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, ठीक ठीक है माँ, मैं इस इवेंट में चली जाऊंगी। प्लीज आप पापा को कुछ मत बताइएगा। उसका इस इवेंट में जाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन वो क्या करती।
उसके पिता जरूर समर को मारने के लिए लोगों को भेजेंगे, इसलिए समर की सिक्योरिटी के लिए पायल ने इवेंट में जाने के लिए तैयार अपने आप को कर लिया। उसकी हाँ सुनकर कल्याणी भी मुस्कुरा कर बोली, पायल, तुम बिल्कुल सही फैसला ले रही हो बेटी। समर को भूल जाओ। तुम अनुराग की फियांसे हो। दिल्ली की नंबर वन यंग मास्टर है वो। कल्याणी की नज़र में समर भले ही अच्छा हो, लेकिन अनुराग के मुकाबले वो कुछ भी नहीं था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि अनुराग दिल्ली का नंबर वन यंग मास्टर था, चौहान परिवार का वारिस। वहीं पायल का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं सकती थी। वो अपने दिल के दर्द का बर्दाश्त ही कर सकती थी। आज रात के इवेंट में शामिल होने की तैयारी कर सकती थी। वहीं उधर भारद्वाज परिवार में समर, अजीत, तानिया इवेंट में जाने की तैयारी कर रहे थे। उनको तैयारी करते करते 3 घंटे यूं ही बीत गए, पता भी नहीं चला। तभी वो एक साथ तीनों विला से बाहर निकले। आज रात भारद्वाज परिवार के 3 मेंबर यंग मास्टर बैंकेट में शामिल होने वाले थे। विला के बाहर एक रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी। ये गाड़ी बहुत महंगी थी, दुनिया भर में लिमिटेड एडिशन थी। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो भारद्वाज परिवार का बॉडीगार्ड था और बहुत लंबा चौड़ा। एक ही नजर में बता सकता था कि वो कितना पावरफुल है। समर को उसकी तरफ देखते ही पता चल गया कि ये आदमी ट्रिपल ए लेवल का फाइटर था। आमतौर पर ट्रिपल ए का फाइटर किसी ग्रुप परिवार का लीडर होता था, लेकिन भारद्वाज परिवार ने वो सिर्फ एक ड्राइवर रखा हुआ था। वो आदमी गाड़ी चला रहा था, तीनों पीछे बैठे थे। वो लोग बैंकेट की तरफ चल रहे थे। रास्ते में खिड़की से बाहर देखते हुए समर को एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी। समर की आंखें खुशी से भर गई। उसने देखा पायल उसके सामने एक मर्सिडीज कार में बैठी है, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया है। वो बीमार सी लग रही थी। समर ने अपना मुंह खोला और धीरे से कहा, पायल। पायल का हालचाल वो पूछने ही वाला था, मसेराटी तेजी से गायब हो गई। समर ने आह भरी। वो थोड़ा उदास हो गया, लेकिन वो याद करके कि इवेंट में पायल को देख पाएगा, उसे फिर से खुशी हुई। इवेंट का आयोजन नरेंद्र होटल में किया गया था। ये होटल साउथ हिस्से में स्थित था और सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ था। ये दिल्ली का इकलौता 7 स्टार होटल था। वर्षों पहले भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर ने इस होटल में ही दिल्ली के सभी मास्टरों को हराया था। सभी होटल उन्होंने ही बनवाए थे। थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज दिल्ली के नंबर वन मास्टर बने थे। हालांकि थर्ड मास्टर नरेंद्र गायब हो गए थे, लेकिन फिर भी उनका नाम नरेंद्र होटल अभी भी चल रहा था। लेकिन ये भारद्वाज परिवार के अधीन नहीं था, बल्कि ग्रीन ड्रैगन दानव किंग के अधीन था। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग थर्ड मास्टर नरेंद्र के अधीन 10 दानव किंगों में से एक था, जो अत्यंत पावरफुल था। वो नरेंद्र होटल का रक्षक था और इसलिए दूसरे परिवार इस होटल को खरीदने की कोशिश करने से भी डरते थे। अगर ग्रीन ड्रैगन दानव किंग न होता तो यह होटल कब का दूसरे परिवारों के हाथों में चला जाता। जब समर और उसके कजिन्स होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने बहुत सारी सुपर गाड़ियां खड़ी थी। रोल्स रॉयस, मसेराटी, लैम्बोर्गिनी, फेरारी और भी बहुत सारी। सभी लिमिटेड एडिशंस थी। ये कारें दौलत से नहीं खरीदी जा सकती थी, वो बहुत प्रभावशाली आदमी को होना चाहिए था, तभी वो मिल पाती थी। समर गाड़ी से उतरा और उसने ऊपर देखा। उसने एक 30 मंजिला होटल दिखाई दिया, बेहद आलीशान। सब कुछ सुनहरे संगमरमर से बना था। दरवाजा भी शुद्ध सोने का बना हुआ था। सब कुछ सोने का लगा हुआ था। होटल के चारों ओर बगीचे, गोल्फ कोर्स, गर्म पानी के झरने, एक विशाल फाइटिंग रिंग। ये रिंग लगभग 200 वर्ग मीटर काली कंचों से बनी थी, बेहद मजबूत, और इसके बगल में कुर्सियां भी रखी थी। दरवाजे के सामने काले कपड़ों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी यंग मास्टर्स और मिस्ट्रेस का स्वागत कर रहा था। समर को दूर से ही उसकी उपस्थिति का गहरा एहसास हुआ। उसका नाम समीर था, जो नरेंद्र होटल का मैनेजर था और होटल के मैनेजमेंट का जिम्मेदार था। वो भी एक स्किल्ड मार्शल आर्ट फाइटर था, लेकिन एक एस फाइटर लेवल का। होटल में शहर का सबसे बड़ा फाइटिंग रिंग था और इसलिए होटल के मैनेजर को मार्शल आर्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी था। असली बॉस ग्रीन ड्रैगन ड्रैगन किंग की बात करे तो वो कभी दिखाई नहीं देता था। इस इवेंट जैसी कोई भी चीज उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। समीर मुस्कुराया और उसने अजीत से कहा, यंग मास्टर अजीत, वेलकम।
समीर भारद्वाज परिवार के यंग मास्टर्स अजीत को अच्छे से जानता था, लेकिन वो इस बात को लेकर असमंजस में था कि उसके बगल में कौन था। समीर ने समर को पहले देखा नहीं था, जाहिर है वो उसे नहीं जानता था, लेकिन चूंकि वो अजीत का मेहमान था तो कोई जरूर खास होगा, इसलिए उसने पूछा नहीं। समीर को उसका स्वागत करता देखकर अजीत की आंखें खुशी से भर गई। उसने समर को उकसाने वाली नजरों से देखा। वो कहना चाह रहा था, देख रहे हो होटल का मैनेजर भी मुझे सलाम कर रहा है, लेकिन उसने तुम्हें पहचाना भी नहीं। अजीत की इस हरकत पर समर ने उसे इग्नोर कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये नरेंद्र होटल उसके पिता ने बनवाया था और आज भी उसके नाम से ही चल रहा था। असली मैनेजर तो उसके पिता के सब ऑर्डिनेट्स ही थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अजीत को इतना घमंड किस बात का था। अजीत ने जब देखा कि समर ने उसे इग्नोर कर दिया तो उसने ठंडे स्वर में कहा, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। ये कहते वो होटल के अंदर चला गया। इवेंट बैंकेट तीसरी मंजिल पर था, यानी होटल के सबसे ऊपरी मंजिल, और ऊपर से शीशों की खिड़कियों से आधी दिल्ली दिखाई देती थी। समर और बाकी लोग जब तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पहले से लोगों की भीड़ थी। भाटिया परिवार के यंग मास्टर चेतन भाटिया, कपूर परिवार के यंग मिस्टर पायल कपूर, अरोड़ा परिवार के यंग मास्टर विष्णु अरोड़ा, मेहता परिवार के यंग मास्टर ऋषि मेहता, लोग सभी आए हुए थे। दिल्ली यंग मास्टर्स बैंकेट में चारों बड़े परिवारों के मेंबर्स के अलावा दिल्ली के अन्य यंग मास्टर्स और मिस्ट्रेस भी शामिल हुए थे। समर काफी हैरान था क्योंकि उसने न केवल पायल को देखा बल्कि एक जाना पहचाना चेहरा और भी देखा। इस इंसान ने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। समर ने हैरान होते हुए कहा, निशा। निशा इंदौर ड्रैगन ग्रुप लॉजिस्टिक्स टीम की लीडर थी। समर को समझ नहीं आ रहा था कि वो दिल्ली क्यों आई और बैंकेट में क्यों शामिल हुई। तभी तानिया ने समर के पास आते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हें इन सभी का इंट्रो करवाती हूँ। वो पोकर चेहरे वाले लड़का भाटिया परिवार का यंग मास्टर चेतन भाटिया है। उसके बगल वाली उसकी चचेरी बहन निशा भाटिया है। इस तरह से उसने समर को अलग अलग लोगों के बारे में जानकारी दे दी। वो जानती थी कि समर पहली बार यंग मास्टर्स बैंकेट में आया है और वो इसमें इवेंट होने वाले ज्यादातर लोगों को नहीं जानता। इसलिए उसने उसे बताने की कोशिश की वो लोग कौन हैं, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। समर ने सिर हिलाया और समझ गया। कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि निशा इस इवेंट में आई थी, क्योंकि वो यंग मास्टर चेतन की चचेरी बहन थी। तभी तानिया ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, भाई, वो विष्णु अरोड़ा है, अरोड़ा परिवार का दूसरा यंग मास्टर, बेहद शक्तिशाली। और ऋषि मेहता है, मेहता परिवार का यंग मास्टर, बेहद स्किल्ड फाइटर। और पायल, पायल परिवार कपूर परिवार की प्रिंसेस। तानिया कमरे में मौजूद सभी लोगों का परिचय देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पायल के बारे में बात पूरी करने से पहले उसने देखा समर उसकी तरफ देखे जा रहा है। समर की हरकत देखकर तानिया असमंजस में पड़ गई। उसने समर से कहा, भाई तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? समर ने पायल से बिना नजर हटाए कहा, मैं पायल के पास जा रहा हूँ। उसके बाद सुनते ही तानिया के चेहरे के भाव बदल गए। उसने हैरान होते हुए मन ही मन कहा, क्या पायल के पास जा रहे हो? क्या तुम पागल हो? तुम ऐसे कैसे पायल के पास जा सकते हो? वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन समर बहुत ही तेज था। देखते ही वो देखते पहुंच गया। ये देखते हुए तानिया के मन में अपने आप को उसने शांत रहने की कोशिश की और कहा, तानिया शांत हो जाओ, टेक एन इजी। ये आदमी बहुत जिद्दी है। मैंने इसे पहले भी बता दिया था कि कपूर परिवार की प्रिंसेस है, फिर भी उसके पास क्या लेने जा रहा है? पायल सिर्फ कपूर परिवार की प्रिंसेस नहीं थी, अनुराग की मंगेतर थी। अगर समर ने अनुराग को ऑफेंड कर दिया तो क्या होगा? लेकिन समर को परवाह नहीं थी कि तानिया क्या सोच रही। वो पहले से ही पायल से बात करना चाहता था। समर ने देखा कि पायल का रंग बहुत पीला पड़ गया था। वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और पहले जैसी हंसमुख पायल नहीं थी। वो बस किसी की लाश का एक कोने में चुपकर बैठी थी। पायल इस इवेंट में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए जब से वो यहाँ आई थी सबको इग्नोर किए जा रही थी। तभी समर ने हल्के से फुसफुसाते हुए कहा, पायल, तुम पहले से कमजोर हो गई हो। समर की आंखों में दर्द और प्यार की झलक दिखाई दी। पायल ने जब ये जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने हैरानी में अपना सिर उठाया। उसे एक जाना पहचाना चेहरा सामने दिखा, जिस आदमी के बारे में वो लगातार सपने देख रही थी। वो आदमी उसके बिल्कुल सामने आ गया था।
उसे लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उसने मन ही मन कहा, समर, समर यहाँ क्या कर रहा है? पायल ने अपने हाथों से खुद को चुटकी काटी तो उसको दर्द हुआ। ये कोई सपना नहीं था, ये कोई भ्रम नहीं था, सब कुछ सच था। उसने हैरान होते हुए कहा, समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हकला रही थी। वो जानती थी कि सिर्फ बड़े घरानों के यंग मास्टर इस बैंकेट में आ सकते थे। फिर समर कैसे आ गया? वो भी तो इस इंदौर में था, और यहाँ कैसे? वो हैरान के साथ डरी भी जा रही थी। कहीं समर यहाँ उसके पीछे तो नहीं आ गया? अगर वो उसके पीछे आया होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, पायल, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गया। ये कहते वो उसके पास बैठ गया और समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। पायल समर से अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन समर ने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ा था। पायल का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्माते हुए कहा, समर, मेरा हाथ छोड़ दो, ये एक पब्लिक प्लेस है, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। अगर ये पहले होता तो उसे खुशी होती, लेकिन अब वो खुश नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके आसपास दिल्ली के सभी यंग मास्टर्स और मिस्टर्स थे। वो सभी जानते थे कि अनुराग की वो मंगेतर बन चुकी है, इसलिए कोई दूसरा उसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लेकिन जाहिर है समर को नहीं पता था कि पायल अनुराग की मंगेतर है। न ही उसे ये पता था कि पायल क्या सोच रही है। वो सिर्फ इतना जानता था कि पायल उसका प्यार है, और चूंकि पायल उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ना चाहता था। ये देखकर कि दोनों कसे हुए हाथ पकड़े हुए हैं, आसपास के सभी लोग चौंक गए। वो लोग आपस में चर्चा करने लगे थे। उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या मैं कोई जबरा देख रहा हूँ? वो आदमी कौन है जिसने पायल कपूर का हाथ पकड़ा है? उसके पास खड़े एक यंग मास्टर ने कहा, मैंने उसे कभी नहीं देखा, वो किस परिवार से है? उस पहले यंग मास्टर ने कहा, वो आदमी तो समझो मर गया, उसने पायल को छूने की हिम्मत कैसे की? अनुराग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब सब उसके बारे में बातें कर रहे थे। वो लोग हैरान थे। समर को कोई जानता नहीं था, इसलिए सभी जानना चाहते थे कि वो युवक कौन है और कौन से परिवार से यहाँ आया है। पायल को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अजीत और तानिया सब एक दूसरे की बातें सुनकर हैरान रह गए। समर की तरफ देखते ही अजीत की आंखें गुस्से से भर गई। उसने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा, अरे, तुमने ये क्या कर दिया? पायल अनुराग की मंगेतर है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके साथ फ्लर्ट करने की, पागल! उसे इस वक्त बहुत पछतावा हो रहा था। उसे समर को यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। उसका असली इरादा तो उसे शर्मिंदा करना था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तानिया को भी पछतावा हुआ। अगर अनुराग नाराज हो गया तो दोनों पर असर पड़ेगा। वहीं अजीत समर के पास गया। उसने उसे डांटते हुए कहा, समर ब्रो, तुम्हें मिस पायल कपूर का हाथ पकड़ने की इजाजत किसने दी? समर ने अजीत को घूरते हुए कहा, अजीत, मैं पायल का हाथ पकड़ूं या छोड़ूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अजीत ने जब समर को पायल कहते सुना तो और भी गुस्सा हो गया। उसने मन ही मन कहा, और तुम इसे पायल कैसे कह सकते हो? तुम्हें उसका नाम इज्जत से लेना चाहिए। सिर्फ अनुराग ही उसे ऐसे कह सकता है। ये कमीने भी सबके सामने समर का हाथ पकड़े हुए हैं। जाहिर है ये भी अनुराग को धोखा दे रही होगी। ये सब सोचते हुए उसने गुस्से में समर से कहा, समर, अब से मैं तुम्हारा कजिन नहीं हूं। मैं तुम्हारे जैसे बेशर्म को नहीं जानता। जब अनुराग तुम्हें सबक सिखाए तो मदद के लिए मेरे पास मत आना। ये कहते वो गुस्से में वहां से चला गया। उसे पता था कि अनुराग समर को सबक तो जरूर सिखाएगा। वो पहले समर के साथ अपने रिश्ते को साफ करना चाहता था, ताकि बाद में उस पर कोई असर ना पड़े। अजय तो बहुत जोर से भी बोल रहा था। उसकी बातें पूरे बैंकेट में सभी ने सुन ली थी। उसकी बातों से सब लोग समझ गए थे कि आदमी का नाम समर है, और वो अजीत का कजिन भाई भारद्वाज परिवार का यंग मास्टर है। वहीं अजीत अपनी सीट पर वापस चला गया, गुस्से में तेज तेज सांसें ले रहा था। तभी तानिया ने उससे कहा, अजीत भाई, समर अभी भी भारद्वाज परिवार का हिस्सा है, हमें उसके साथ अपने रिश्ते को साफ करना चाहिए। तानिया अजीत की बात से खुश नहीं थी। तानिया की समर के बारे में अच्छी अपनी राय थी, फिर भी वो भारद्वाज परिवार का हिस्सा था, और इसलिए उसको चिंता हो रही थी, अनुराग के आने पर उसकी मदद कौन करेगा। अजीत ने तानिया को घूरते हुए कहा, तानिया, क्या मुसीबत उसने खुद मोल ली है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसका साथ देकर अनुराग से
नाराज कर दोगे अनुराग को? तानिया ने उसकी बात से डरते हुए कहा। अनुराग से मुकाबला? मजाक मत करो। अनुराग दिल्ली का नंबर 1 यंग मास्टर है। मैं अनुराग का मुकाबला करने की सोच भी कैसे सकती हूँ? मैं तो उसके एक ही बात में मर जाऊंगी। सब जानते थे अनुराग कितना डरावना था। उसने सीधे मुकाबला करने वाले लोग ज्यादा नहीं थे। सिर्फ चेतन, अजीत और विष्णु उसे लड़ने का हुनर दिखा सकते थे। तानिया ने भी चिंता में समर की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ समर ने एम्बर वुड पेंडेंट निकाला और पायल से कहा, पायल, मैंने तुम्हारे लिए पेंडेंट खरीदा था, देखो कैसा है। पेंडेंट की खूबसूरती देखकर पायल को एक नजर में उससे प्यार हो गया। उसकी आंखें खुशी से भर गई थी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, पायल, लो मैं इसे तुम्हारे हाथों में पहना देता हूँ। ये कहते हुए वो खुद पायल को पेंडेंट पहनाने में मदद करने लगा। उसकी इस हरकत पर पायल भी शर्मा गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। पायल को पेंडेंट देने के बाद समर की आंखें प्यार से भर गई, खासकर उसके लाल और रसीले होठ देखकर। समर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने पायल के होठों को हल्का सा चूम लिया। उसकी हरकत देखकर पायल चौंक गई थी। वहीं समर को पायल को किस करता देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। यह आदमी तो बहुत हिम्मत वाला था। तब अनुराग अपने हाथ में अपनी तेज तलवार पकड़े हुए बैंकेट हॉल में आ गया। अंदर आते ही उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उसे गुस्से में भर दिया। एक आदमी उसकी मंगेतर को किस कर रहा था और वो तो धोखा खा गया था। अनुराग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। अनुराग उस पल गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वो कौन था जो दिल्ली का सबसे पावरफुल यंग मास्टर, यंग पीढ़ी का सबसे धुरंधर, एक महान हस्ती जिसकी लोग तारीफ करते थे। दिल्ली में हर कोई उसके साथ विनम्र था। दिल्ली में हर कोई जानता था कि पायल उसकी मंगेतर है, इसलिए कोई भी उसके आसपास नहीं जाता था। फिर ये कौन है जो उसकी मंगेतर को किस करने की हिम्मत करने लगा था? क्या ये बकवास है? अनुराग ने पायल को एक बार फिर किस नहीं किया था, लेकिन अब उसके होठ किसी और मर्द ने किस कर लिया। उसे लग रहा था कि वो किसी भी पल ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा। जब अनुराग अंदर आया तो उसे सब अजीब तरीके से देखने लगे। उसके खतरनाक पहचान और ताकत के बारे में सब सोचकर हंसी रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। अनुराग भीड़ को घूर रहा था, क्योंकि वो अपने चेहरे से बता सकता था कि सब उस पर हंस रहे हैं। उसको ऐसा हंसता हुआ देखकर अनुराग और भी गुस्से में हो गया। वो बड़े बड़े कदमों से पायल को तरह समर के पास गया और ठंडे स्वर में समर से कहा, कमीने, पायल को अभी के अभी छोड़ दो। समर अभी भी पायल को किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से डूबे हुए थे। तब अनुराग की आवाज ने उनको डिस्टर्ब कर दिया। समर को उसकी आवाज सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने ऊपर देखा तो एक युवक दिखाई दिया जिससे वो पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो युवक कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस छोटी उम्र में देखा हो, लेकिन अब वो भूल गया था। समर ने हाथ हिलाया और कहा, चले जाओ यहां से, मैं पायल को किस कर रहा हूं, देख नहीं रहे? समर की बात सुनकर अनुराग पागल ही हो गया। इस कमीने ने सिर्फ उसके मंगेतर को किस किया, बल्कि उसे वहां से जाने के लिए भी कह दिया। गुस्से में अनुराग ने सीधे अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। समर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? भाई अनुराग की तलवार देखते ही घबरा गई और चिल्लाई, अनुराग तुम ये क्या कर रहे हो? अपनी तलवार वापस रखो। अनुराग ने गुस्से में पायल से कहा, चुप रहो, मैं आज इस आदमी को मार कर ही दम लूंगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि पायल समर को बचाने की कोशिश करेगी। अनुराग को समर पर ब्लेड तानते देखकर भीड़ के लोग भी इस ड्रामा को देखने के लिए तैयार हो गए। वो आपस में फिर से चर्चा करने लगे थे। एक हैंडसम से युवक ने कहा, अब देखो इसका अंत नजदीक है। उसके पास खड़े एक लड़के ने कहा, हाँ सही बोल रहा है भाई, बेवकूफ है ये तो। उसने पायल को छूने की हिम्मत की, अब तो ये भाई इसको मरना ही पड़ेगा। उसे पहले वाले लड़के ने हंसते हुए कहा, अब देखो शो देखने को मिलेगा। उस लड़के ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ बात तो सही कह रहा, बिल्कुल यंग जनरेशन के सबसे बेहतरीन फाइटर होने वाली है ये। उस लड़के ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा,
बिल्कुल, अनुराग यंग जनरेशन के सबसे बेहतरीन फाइटर है। भीड़ में ये चर्चा छिड़ गई थी कि अनुराग समर को जरूर मार डालेगा। अजीत और तानिया दूर खड़े हैरान हो रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समर पायल को ऐसे किस करेगा। अनुराग उन्हें पकड़ भी लेगा, इसका खेल खत्म हो जाएगा। अजीत वहां कुछ बिना किए खड़ा था। उसने पहले ही कह दिया था कि उसने समर से फैमिली रिलेशन खत्म कर दिया और वह समर के लिए अनुराग के साथ कोई पंगा नहीं मोल लेना चाहता था। फिर भी तानिया नहीं चाहती थी कि समर को अनुराग इस तरह मारे, इसलिए वो दौड़कर अनुराग के पास गई और बोली, यंग मास्टर अनुराग, वो मेरा कजिन भाई समर है। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, प्लीज उसे जाने दीजिए। अनुराग ने तानिया से कहा, पीछे हट जाओ। उसकी बात सुनकर तानिया कांप उठी। वो भारद्वाज परिवार की दूसरी बेटी थी, इतना अपमान कैसे सह सकती थी। तानिया ने थोड़े गुस्से में ठंडे स्वर में कहा, यंग मास्टर अनुराग, प्लीज मुझसे सम्मान से बात करें। मैं भारद्वाज परिवार की दूसरी बेटी हूं, समर मेरा कजिन है। अनुराग ने क्रूरता से कहा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तानिया से इस बातचीत के दौरान अनुराग को पता चल गया था कि इस लड़के का नाम समर है। वो भारद्वाज परिवार का यंग मास्टर है। उसने तानिया को देखते ही मन ही मन कहा, क्या बकवास है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बदमाश को मेरी मंगेतर के सरेआम किस करते हुए देखकर उसे जाने दूंगा? मुझे उसकी जान लेनी ही पड़ेगी। तानिया अनुराग की क्रूरता देखकर पीछे हट गई। वह अभी भी एक जवान लड़की थी, हालांकि उसे थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट आता था, लेकिन यंग मास्टर अनुराग के सामने वो कुछ भी नहीं थी। तभी समर खड़ा हुआ, तानिया को अपने पीछे छिपाते हुए शांति से बोला, ओह, तो तुम यंग मास्टर अनुराग हो। कितनी शर्म की बात है, तुम असल में एक लड़की को धमका रहे हो। अनुराग ने व्यंग्यात्मक लहजे में बेशर्मी से कहा, बदमाश, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? समर ने उदासीनता से कहा, जाहिर है तुम वही बदमाश अनुराग हो जिसे मैंने बचपन में बुरी तरह से पीटा था। तुम्हें वो बात याद है भी या नहीं? पायल की बातों से समर को यह भी पता चल गया कि तलवार वाला युवक अनुराग था और जिसे समर ने बचपन में बुरी तरह पीटा था। समर की बात सुनकर अनुराग के चेहरे के भाव बदल गए। बचपन में उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति ने पीटा था, वो भारद्वाज परिवार के थर्ड यंग मास्टर का बेटा था। अनुराग ने समर को ध्यान से देखा। आखिरकार उसे एक अजीब सा ख्याल आया। अनुराग ने उसे घूरते हुए आश्चर्य से पूछा, क्या क्या तुम भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज के बेटे हो? समर ने जोर से व्यंग्य करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो अनुराग चौहान। जब मैं पायल को किस कर रहा था, तब तुम्हारा यहाँ क्या काम था? क्या तुम अपनी जिंदगी से ऊब गए हो? फिर से मुझसे पिटना चाहते हो? जरूर समर को अभी तक नहीं पता था कि पायल अनुराग की मंगेतर है, वरना उसे समझ आता था कि अनुराग उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसकी मंगेतर को सरेआम खेल रहा था। समर की बात सुनकर अनुराग अचानक थोड़ा घबरा गया। बचपन में समर ने उसे बुरी तरह पीटा था, जो उसके जीवन की शर्मनाक याद थी। अनुराग हमेशा समर से बदला लेने की कोशिश करता था, और जब वो आखिरकार उसके सामने आ गया, तो अनुराग अब तक जमा किए गए सारे गिले शिकवे मिटाने के लिए अपनी जान भी दे सकता था। अनुराग ने अपनी तलवार हवा में लहराई, समर की गर्दन पर तानते हुए बेरहमी से कहा, आज तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। फाइल अनुराग की बात सुनकर डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि अनुराग कितना ताकतवर है। उसने पिछले साल दिल्ली के यंग मास्टर्स गैदरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। पायल दौड़कर समर के सामने खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में बोली, अनुराग, समर को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। अनुराग ने जब अपने मंगेतर को किसी और मर्द की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए देखा, तो वो बिल्कुल एकदम से उदास हो गया। उसने कसम खाई कि वह समर को मार डालेगा, वरना वो शहर में सबके बीच मजाक का पात्र बन जाएगा। समर को मारने के बाद वो पायल से शादी करेगा। अनुराग गुस्से में चिल्लाया, साले कुतिया, मैं उसकी जान लेने के लिए जा रहा हूं, तुमसे तो बाद में निपटूंगा। उसके मन में पायल को एक कैरेक्टरलेस लड़की का खिताब दे दिया था, जो सरेआम समर को किस करके उसे धोखा दे रही थी। समर गुस्से में पागल हो गया था और उसने भी भौहें चढ़ा रही। उसे परवाह नहीं थी कि अनुराग उसे भला बुरा कह रहा है, क्योंकि वो उसके दुश्मन था।
लेकिन उसने पायल को कुतिया कहा। उसे बहुत गुस्सा आ गया। समर ने उसे तीखी नजरों से देखते हुए कहा, अनुराग, लगता है तुम मौत की तलाश में हो, है ना? और उसके शरीर से धमकी भरा किलिंग इंटेंट निकला। यह इंटेंट काफी तेज था, से सभी की रूह कांप गई थी। दोनों ने अपने अपने हथियार निकाल लिए। दोनों लड़ने ही वाले थे, तभी अचानक एक तेज आवाज आई, रुक जाओ, हम होटल में किसी को भी लड़ने की इजाजत नहीं देते। अगर लड़ना है तो बाहर फाइटिंग रिंग में आ जाओ। ये होटल मैनेजर समीर थे और उनके सामने बवंडर की तरह प्रकट हो गए थे। समीर एक लेवल एस का फाइटर था और उसके पास जबरदस्त फाइटिंग स्किल थी। हर कोई खतरे को भांप सकता था। समर ने बोहें चढ़ाई। वो सामने वाले की एनर्जी को महसूस कर सकता था। वह इस लेवल का फाइटर था। समर जानता था चौहान परिवार के यंग मास्टर होने के नाते अनुराग ने किसी गुप्त मार्शल आर्ट तकनीक में ट्रेनिंग ली होगी। जब तक पता नहीं चलती तब तक वो फाइट नहीं करेंगे। तभी अनुराग ने समीर की तरफ देखा और भाव शून्य होकर बोला, समीर, मैं समर के साथ मौत की फाइट करने जा रहा हूं और तुम इस फाइट के जज बनोगे। समीर को यह देखकर असहज महसूस हुआ कि अनुराग ने इस तरह के अहंकार से उसका नाम पुकारा। फिर भी अनुराग की पहचान के कारण वो गुस्से को दबाए रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि मौत की लड़ाई सुनते ही समीर घबरा गया। उसका चेहरा जम सा गया। नरेंद्र होटल में आखिरी मौत की फाइट लगभग 10 साल से भी ज्यादा पहले हुई थी, जब थर्ड मास्टर नरेंद्र ने चौहान परिवार के हेड को चुनौती दी थी। उसका सर काटकर उसे मार डाला था। तब से थर्ड मास्टर नरेंद्र दिल्ली के टॉप मास्टर हुए थे। इसलिए ही चौहान परिवार का सेकंड यंग मास्टर वर्तमान का हेड था। और फिर आज से चौहान परिवार और भारद्वाज परिवार का झगड़ा शुरू हो गया था। मौत की लड़ाई एक ऐसी फाइट थी जिसमें दोनों प्रतिभागी अखाड़े में लड़ेंगे और अंत में उनमें से एक को ही बचना था। एक व्यक्ति को तो मरना ही था। भीड़ में मौजूद लोग इस फाइट पर चर्चा करने लगे थे। एक लड़के ने कहा, यंग मास्टर अनुराग आखिरकार पागल हो गया है। उसने मौत की फाइट का जिक्र छेड़ दिया। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, अनुराग को इस समर को जरूर मारना चाहिए। उसने उसके मंगेतर को छुआ। एक लड़के ने कहा, अरे, क्या तुम लोगों को लगता है कि समर मौत की फाइटिंग का चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? पहले वाले ने कहा, मुझे यकीन है उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं है। उसे देखो, एक बार चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद अनुराग उसे जरूर मार डालेगा। वो सभी समर का मजाक उड़ाने लगे थे। पायल अचानक डर गई थी और चिल्लाते हुए बोली, अनुराग, अनुराग, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, बशर्ते तुम अपनी चुनौती वापस ले लो। समर को आज जाने दो। कपूर परिवार के प्रिंसेस होने के नाते वो इस मौत की फाइट की क्रूरता को अच्छी तरह जानती थी। चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद मौत ही एकमात्र विकल्प था। पायल समर को मारने के लिए ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। वो इसके बजाय समर को बचाने के लिए अनुराग से शादी करना पसंद करेगी। वो समर के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। पायल की बात सुनकर समर चौंक गया। उसने पायल का हाथ पकड़ लिया और बोला, पायल, तुम इस कमीने से शादी कैसे कर सकती हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। समर को पायल का हाथ पकड़ता देखकर अनुराग फिर गुस्से में लाल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, समर, तुम बहुत कमीने हो। तुम मेरी मंगेतर का हाथ क्यों पकड़ रहे हो? समर गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, अनुराग, चुप रहो। पायल कब से तुम्हारी मंगेतर हो गई? असर में समर को पता भी नहीं था कि पायल उसकी मंगेतर है। अनुराग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, समर, लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं बता दूं, कपूर परिवार ने मेरी और पायल के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। वो मेरी मंगेतर है। अनुराग की बात सुनकर समर का चेहरा जम सा गया। उसने पायल से पलटकर देखा और पूछा, पायल, क्या ये सच है? क्या तुम उसकी मंगेतर हो? समर के सवाल के जवाब में पायल ने हाँ में सिर हिला दिया। पायल के सिर हिलाते ही समर का चेहरा जम गया। फिर भी कुछ देर सोचने के बाद उसका रुख बदल गया। वो जानता था कि पायल उसको सच्चा प्यार करती है। समर ने अचानक पायल को कमर से पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें बता दूं अनुराग, पायल मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम उसके मंगेतर बनने के लायक नहीं हो। उसे परवाह नहीं थी कि पायल किसकी मंगेतर है। वो बस इतना जानता था कि पायल उसकी गर्लफ्रेंड है, हमेशा रहेगी। उसे उससे कोई दूर नहीं कर सकता। समर की बात सुनकर सब हैरान रह गए।
भीड़ में कुछ लड़कियां समर की तारीफ करने लगी, उसे आंखों में चमक के लिए देखने लगी। इस आदमी ने दिखा दिया कि असली मर्द क्या होता है। तब अनुराग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, समर, क्या तुम मौत की फाइट चैलेंज एक्सेप्ट करोगे या तुम कायर बनोगे? इस लड़की के पीछे छुपकर अपनी जान बचाओगे? समर ने हंसते हुए अहंकार के साथ जवाब दिया, ठीक है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं। यह सुनते ही लेकिन पायल घबरा गई। उसने समर का कंधा पकड़ लिया और कहा, समर, तुम इतने हवेक में क्यों हो? तुम चैलेंज एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी है एक बार ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद एक आदमी को मरना पड़ेगा। समर ने उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पायल, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी हो। जो भी तुम्हें मुझसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। उसके बाद वो जल्दी से फाइटिंग रिंग की तरफ पहुंच गई। तभी एक लड़की ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाओ, ये एक सच्चा मर्द है, मैंने इससे पहले कभी मर्द नहीं देखा। उसके पास खड़ी लड़की ने समर को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, अरे मुझे तो लगता है मैं पहले से ही उस पर फिदा हो गई हूँ। सभी लड़कियां दिल्ली के शाही परिवारों की प्रिंसेस थी। वो अमीर और खूबसूरत थी और शहर के अनगिनत हैंडसम लड़के उनके पीछे थे। खासकर जब उन्होंने कहा कि तुम मेरी हो और जो भी तुम मुझसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगी। ये बात सुनते ही सभी लड़कियां पागल हो गई थी। अनुराग ने व्यंग्य में कहा, समर, तुम्हें हिम्मत है तो मैं रिंग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। फाइटिंग रिंग होटल के बाहर खुले में थी और ऊपर अनुराग को रिंग में देखकर समर मुस्कुराया। उसके पीछे खुद भी रिंग की तरफ चल पड़ा। मौत की फाइट अब कई सालों के बाद होने वाली थी। सब लोग यही सोचकर हैरान थे कि कौन जीतेगा। तभी तानिया ने समर के पास जाते हुए निराश होकर पूछा, समर भाई, तुमने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों कर लिया? अजीत और वह आज समर को दिल्ली यंग मास्टर बैंकेट में लेकर आए थे। समर समझ गया था कि चिंता तानिया उसकी कर रही है और उसने कहा, तानिया चिंता मत करो, अनुराग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तानिया ने कहा, समर भाई, अनुराग दिल्ली की यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल यंग मास्टर है। वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। समर ने उसको समझाते हुए कहा, तानिया, मुझ पर भरोसा करो, वह सचमुच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तानिया ने धीमी आवाज में समर से कहा, समर भाई, अगर तुम्हें मरना ही है तो आत्मसमर्पण कर देना, हो सकता है वो तुम्हें छोड़ दे। तभी बगल में खड़े अजीत ने हंसते हुए कहा, तानिया, तुम बहुत मासूम हो। फाइटिंग रिंग में एक इंसान को तो मरना ही पड़ेगा। हार मानने से कुछ नहीं होगा। हमें बस उसकी लाश जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। समर ने उदासीनता से अजीत की तरफ देखते हुए कहा, छोटे भाई, लगता है तुम मुझे सच में मरवाना चाहते हो, है ना? अजीत ने कहा, गुरु, मैंने जो कहा है वो सच है। चैलेंज एक्सेप्ट करके तुमने खुद को मौत की दावत दे दी। अब ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से तुम्हारी मौत बदल जाएगी। समर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, शायद तुम्हें आज निराश होना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं मरूंगा। अनुराग ने काले कपड़े पहने थे, हाथ में एक लंबी तलवार ली, वो समर का वेट कर रहा था। तभी चेतन भाटिया मंच पर आ गया। उसने आते ही देखकर अनुराग की भौहें चढ़ गई। उसने असमंजस में चेतन से पूछा, चेतन, मैं समर को चैलेंज कर रहा हूं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने समर को चुनौती दी थी, फाइट करना चाहता था, लेकिन चेतन यहाँ क्यों आया? अनुराग के अलावा भीड़ में सब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था। तभी चेतन ने ठाक लगाते हुए जोर से कहा, अनुराग, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। चेतन पिछले साल दिल्ली का यंग मास्टर बैंकेट में अनुराग से हार गया था। यह उसके लिए बड़ी शर्म की बात थी, इसलिए उसने इस साल अनुराग को हराकर सबके सामने अपनी रेपुटेशन दोबारा बनानी थी। अनुराग ने हाथ हिलाते हुए उदासीनता से कहा, ठीक है, मैं समर को मारने के बाद तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता हूं। चेतन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी कमजोर हालत का फायदा नहीं उठाऊंगा। मुझे अभी तुम्हारी चरम अवस्था में ही तुमसे फाइट करनी है। चेतन अनुराग के खिलाफ आधार के तौर पर जीत हासिल करना चाहता था। वो दिल्ली के टॉप यंग मास्टर्स का खिताब हासिल करना चाहता था। उसकी बात सुनकर अनुराग गुस्से में पागल हो गया। वो इस समय सिर्फ समर को मारना चाहता था। अनुराग ने अपनी तलवार घमंड से निकाल ली और कहा,
चेतन, मैं तुम्हारे साथ एक फाइट कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी तलवार में सिर्फ 3 बार में ही खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर चेतन को लगा कि जैसे अनुराग ने उसे कम आंक लिया है, इसलिए उसने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, अनुराग, तुम इतने स्किल्ड फाइटर भी नहीं हो, ये अपनी तलवार के 3 बार में मुझे हरा दोगे? अनुराग ने फिर कहा, ये तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करने के बाद पता चलेगा। चेतन ने कहा, तो फिर आओ शुरू करते हैं। अनुराग ने व्यंग्य में कहा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये लो मेरी वंडर ब्लेड तकनीक का स्वाद चखो। चेतन ने ये जब देखा तो उसकी तलवार का चक्रवात बन गया। चेतन ने आगे कहा, वाह, मैं भी तुम्हें अपनी कोल्ड ब्लड फिश तकनीक दिखाता हूं। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और खूनी रंग में बदल गई। अनुराग ने अपने ब्लेड से बने चक्रवात को चेतन की ओर फेंक दिया और चेतन ने उस पर अपनी खूनी पंच से दाव किया। तभी धमाके की आवाज आई। ब्लेड और मुक्के के आपस में टकराने की जोरदार आवाज आई। अनुराग बिल्कुल भी नहीं हिला, जबकि चेतन कई कदम पीछे हट गया। एक ही पंच में बाद उसके हाथों में जलन महसूस होने लगी। समर चेतन को फाइट करता हुआ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने सोचा भी नहीं था कि मौत के मैदान में जाते हुए बीच रास्ते में कोई बेवकूफ अचानक आ जाएगा। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या समर अनुराग को मार पाएगा या फिर पायल को समर की बात बचाने के लिए बीच में आना पड़ेगा? क्या समर को उससे फाइट करने का मौका मिलेगा या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। और घर जमाई सीक्रेट कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप ही मेरी हिम्मत हो, तो जल्दी से जल्दी एक शेयर कर देना, एक लाइक कर देना और एक कमेंट भी जरूर कर देना।